अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और रिपोर्ट कार्ड जियो न्यूज़ जहाँ जहाँ देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, हमारी तरफ से टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। जनाब, मुल्क के अंदर तो जोश व जज्बे से आज़ादी मनाई ही जा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं, चाहे वो ख़ित्ते के हों या फिर कोरोना की सूरत हाल की वजह से, ये जो आज़ादी की फीलिंग है, जो जज्बा है, इसको हम कुछ ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा कदर कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बाहर बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, उन लोगों की मोहब्बत भी एक अलग ही होती है और वो इन मौक़ों पर ख़ास तौर पर ज़्यादा मिस करते हैं। तो जनाब, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा वेलकम फील करवाते हैं। हम सबका ये पाकिस्तान है और हमारे जहनों में आप मौजूद हैं। जनाब, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से मुल्क हासिल किया, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी यही बात दोहराई जाती है। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना, इसको सस्टेन करना, मुल्क को और आगे की तरफ लेके जाना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हमारे कंधों के ऊपर है, हमने कैसे करना है। तो हमने आज सोचा कि कुछ ऐसी ही बाहिम्मत, कुछ ऐसी करेजियस ख़वातीन, कुछ ऐसी शख्सियात जिन्होंने जो नॉर्म्स है सोसाइटी की उनको चैलेंज किया और सबके लिए इंस्पिरेशन बनी, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और देख सकें कि जी पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या क्या मज़ीद बेहतरी हो सकती है और क्या क्या अभी तक हमने हासिल किया। जनाब, तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रही हैं रोशान ज़फ़र साहब। नाम इनका किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, ड्रामा से रिलेटेड भी। ये कश्फ फाउंडेशन की बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ख़वातीन की जो माशी उनको मुस्तहकम करने के लिए, लोन्स देने के लिए, माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बड़ा काम करती हैं। इनकी फाउंडेशन बड़ा काम करती है और रिसेंटली इन्होंने ड्रामाज में भी वेंचर किया है और ख़वातीन के एम्पावरमेंट पर खुसूसन बड़ा अच्छा कंटेंट बना रही हैं। बहुत शुक्रिया रोशान, आपके वक्त के लिए। आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है हया, बैरिस्टर हया। एक्चुअली ये एक NGO के लिए काम करती हैं और लीगल एड सोसाइटी के नाम से है, जो कैदी होते हैं सिंध में खुसूसी तौर पर, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी मदद करने के लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड कैदी हैं उनको ये फैसिलिटेट करती हैं। जो जेल में बच्चे पैदा होते हैं उनकी तालीम, उनको हेल्प आउट करने के लिए बड़ा काम कर रही हैं। इनके काम के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हया। और तीसरी हमारी पैनलिस्ट हैं जी आज सोनिया नाज साहिबा। ये ख्वाजा सराउंड की एक एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना एक बिज़नेस भी चलाती हैं और मुख्तलिफ NGOs के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर काम करती हैं, जिनमें ख्वाजा सराउंड को इंडिपेंडेंट बनाना, माशी तौर पर मजबूत बनाना, फिर HIV, मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए काम करती हैं, किस तरह से इनको रोका जा सकता है, हरासमेंट, रेप और जो ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ जराइम हैं उनके लिए भी खुसूसी तौर पर काम करती हैं। जनाब, थैंक यू सो मच आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। रोशान, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, माइक्रो फाइनेंसिंग फॉर ख़वातीन, आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है। जब ख़वातीन के बारे में स्टीरियोटिपिकली सोचा जाता है तो ये कहा जाता है कि जी इतने नंबर्स, इतनी इकॉनमी की निटी ग्रिटीज़ ख़वातीन को कहाँ आएंगी। तो ये बताइए हमें कि आपने किस तरह से ये इमेज, ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया और फिर अब आपकी फाउंडेशन किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर कर रही है। थैंक यू अलीना, एंड थैंक यू कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। पहले तो सब नाजरीन को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। और जैसे आपने शुरू किया, ये बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया और ये हम पे अब आयद है कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाते हैं और कैसे वो चीज़ें या वो माइंडसेट या वो सोच लेकर आते हैं जिससे हम अपने मुल्क की बेहतरी कर सकें। तो एक जो हमारा कंसर्न रहा है हमेशा, वो ये है कि ख़वातीन इक़्तिसादी तौर पर बहुत पीछे हैं हमारे माशरे में। मगर अगर हम पिछले दहाई में देखें तो इसमें तब्दीली भी आई है और औरतें बहुत सी प्रोफेशंस में आगे आई हैं। लेकिन जब हम रिसोर्सेज की बांट की बात करते हैं तो औरतें बहुत पीछे हैं। तो इसको अगर हम देखें, आज के पाकिस्तान में हमारी ज़रूरत बन गई है कि हम ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करें और उनको कारोबार सिखाएं, उनकी सोच तब्दील करें, उनके ख़ानदानों की ख़ास तौर पर सोच तब्दील करें। तो इस थॉट प्रोसेस को लेकर मैंने 25 साल पहले कश्फ फाउंडेशन शुरू किया था और इसके पीछे बहुत सा काम ऑलरेडी हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण
ग्रामीण बैंक का बांग्लादेश में। तो वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक ख़वातीन के हाथ में पैसा नहीं आएगा, फ़ैसला साजी घरों में तब्दील नहीं होगी। क्योंकि जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हम ख़ानदानों की बात करते हैं, जब हम ख़ानदानों की बात करते हैं तो हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, और फिर ऑब्वियसली पूरे मुल्क की बात करते हैं। दुरुस्त। मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर जी बताइए। हाँ। मैं एक बात कहना चाह रही थी, चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। जी श्योर जी, एक बात मैं कहना चाह रही थी कि एक दिन के लिए अगर पाकिस्तान की ख़वातीन घर पे बैठ जाएं तो हमारी मईशत जो है वो बंद हो जाएगी। हम इसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो मेरी जो सोच थी वो हमेशा ये थी कि हमें औरतों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, खा वो एग्रीकल्चर में हो, खा वो लाइफ स्टॉक में हो, खा वो घर पे छोटे छोटे जो कारोबार करती हैं, उनको हमें रिकग्नाइज़ करना है और उसको कैपिटल सपोर्ट देनी है लोन्स के ज़रिए, ताकि वो अपनी मदद आप काम कर सकें। तो आपका सवाल था, सॉरी अलीना। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि स्टीरियोटिपिकली ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन बिजनेसेस में या फिर जनरली किस तरह से इकोनॉमी को रन कर सकती हैं। अब तो कॉन्सेप्ट बड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों से बाहर जाके देखें तो अभी भी ये कहा जाता है कि खातून सिर्फ घर का काम संभालेगी, खातून बाहर जाके क्या करेगी। तो इस चीज़ को तोड़ने में, इस माइंडसेट को चेंज करने में कितनी मुश्किलात आई और किस हद तक बदल गया है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि किसी को पैसा देना, सरमाया देना, उनसे कहना कारोबार चलाए, ये तो बड़ा आसान काम है। ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब आपने लोगों की जहनियत बदलनी है तो उस पर बहुत ज़्यादा कह लें काम करना पड़ता है। तो हमने बहुत पहले 25 साल पहले से, जब से हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने थिएटर का इस्तेमाल किया था लोगों की जहनियत चेंज करने के लिए, जिसमें हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं और थिएटर करते हैं। मिसाल के तौर पे कम उम्री की शादी, जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। 30% लड़कियां जो हैं वो 16 साल की उम्र से पहले ब्याही जाती हैं, और इससे फिर गुर्बत और ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के बहुत से इश्यूज़ और हेल्थ के भी इश्यूज़ जो हैं वो आगे आते हैं। तो हम थिएटर का इस्तेमाल एड्रेस करते हैं ताकि बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है। और मैं आगे जाके बिल्कुल और आगे जाके इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से ड्रामाज के थ्रू ये चेंज आया है, क्या कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ हम सोनिया को शामिल गुफ्तगू करें। सोनिया, आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, ख्वाजा सराओं खुसूसन, क्योंकि ख़वातीन मर्द डेफिनेटली एक जिद्दोजहद कर रही हैं ख़वातीन इस सोसाइटी में, पेट्रियार्कियल सोसाइटी में, लेकिन ख्वाजा सराओं को डबल करनी पड़ती है क्योंकि उनको अपनी शनाख्त के लिए भी एक फ़ाइट करनी है। तो क्या क्या मुश्किलात आपको रही, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या आप कर रही हैं और किस तरह से आगे इसको लेके जा रही हैं? सबसे पहले मुझे देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, मुश्किलात का आपने ज़िक्र किया तो अलीना, मुश्किलात चूँकि मैंने ग्रास रूट लेवल से काम स्टार्ट किया था, और जो इंसान ग्रास रूट लेवल से काम स्टार्ट करे तो उसे पता होता है कि मुझे कौन कौन सी मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है या फेस करना पड़ चुका है, और हर्डल्स आई जो रास्ते में मेरे, और जिन जिन चैलेंजेस को मुझे सामना करना पड़ा, और उसी चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक एक्टिविस्ट बन जाऊँ। मतलब मैंने ये सोचा कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं, जो वायलेंस मैंने फ़ेस किया, जो हरासमेंट मैंने फ़ेस किया इस माशरे से, इस सोसाइटी से, कम अज़ कम मेरी यूथ या मेरी आने वाली जो नस्लें हैं वो इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि बेसिक जो प्रॉब्लम थी वो वायलेंस, वो हरासमेंट क्यों हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, और उसके पीछे, उसके एट दी एंड जो है उसके बैक एंड में क्या था, रीज़न क्या थी। तो वो रीज़न थी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब सोर्स ऑफ इनकम के लिए ख्वाजा सरा सड़कों में नजर आते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो फंक्शंस पे जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो गेट टुगेदर पार्टीज करते हैं, वहाँ पे उन्हें वायलेंस का और हरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, उन्हें ज़र खरीद गुलाम समझ लिया जाता है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की, स्ट्रगल की। मतलब एफर्ट और स्ट्रगल तो बहुत लंबी है, ये 10 से 12 साल का एक जर्नी है जो मैं छोटे से प्रोग्राम में डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उससे फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने एफ़र्ट्स की, और मैंने अपनी कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की, अपनी कम्युनिटी को मैंने उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश की, और उनको समझाया कि अगर मतलब ज़रूरी तो नहीं कि हम लोग नाच का नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो स्टीरियोटाइप एक बन गया है, एक स्टिग्मा फोकस कर दिया गया है कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच का ना कर सकते हैं, ख्वाजा सरा सिर्फ बैगिंग कर सकते हैं और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनमें टैलेंट है और सस्टेनेबल इनकम। हाँ,
लेकिन उन अपना रोजगार कमाना, बिल्कुल उन स्किल्स को पॉलिश करने की जरूरत थी और ये बड़ा और उसको पॉलिश करने की कोशिश की भी कि अब बिल्कुल कि आज के पाकिस्तान में आप कितना अपने आप को महफूज समझ रही हैं और क्या आसानियां हुई हैं, ये मैं आगे जाके जरूर ज़बरदस्त मैं आगे जाके आपसे पूछती भी हूँ। मैं ज़रा हया से पूछना चाहती हूँ। हया, आप कॉर्पोरेट लॉयर थी इनिशियली, लेकिन फिर आपने आई और कैदियों की मदद करने का आपने बीड़ा उठाया। अमूमन तो ये सोचा जाता है कि जी जिन्होंने जराइम किए हैं, जिन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाया, उनके क्या हुकूक होंगे, लेकिन आप एक बड़ी स्टेबल जॉब छोड़ के इस तरफ आई, क्या सोचा आपने और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत शुक्रिया अलीना, आपको, आपकी टीम को, तमाम देखने वालों को पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह की मुबारक। आई थिंक ये चैलेंज एक मनफी सोच का ही था कि ये कोई डाउनग्रेड नहीं था, लेकिन मैंने वकालत पढ़ी और बचपन से एक तासुर यही था, रिवायती ख्वाहिश थी कि आएंगे कोर्टों में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस करेंगे, जजमेंट्स में नाम आएगा और एक एक नाम बनेगा वकालत में और काला कोट पहन के शुरुआत करेंगे। लेकिन चंद साल और चंद माह कह लें ग्रेजुएट करने के बाद, ये काम करने के बाद रूहानी एक इत्मीनान नहीं मिल रहा था जैसे कि और मुझे समझ में आया कि कुछ और करने की ज़रूरत है फॉर दैट सेटिस्फैक्शन। तो मैं बहुत खुद किस्मत थी कि मेरे नाना नानी जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जेल खाना जात में काम करते थे, तो वहाँ से मैंने एज अ सॉर्ट ऑफ यंग पर्सन मैंने वहाँ पैशन प्रोजेक्ट शुरू किया। जेल जाती थी, देखती थी, लेकिन 1-2 साल बाद ही समझ में आ गया कि इसको फुल टाइम करने की ज़रूरत है, बहुत पोटेंशियल है और इतनी बेहिसी, इतनी दर्दनाक कहानियाँ थी वहाँ कि मैंने सोचा कि इसको एक बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइज तरीके में कानूनी इमदाद फराहम करना और इन कैदियों को बाख्तियार करने की बड़ी ज़रूरत है। कोई उस वक्त स्ट्रक्चरली नहीं कर रहा था। तो अब मेरा ताल्लुक कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स के साथ है। ये एक पब्लिक प्राइवेट काविश है, एक पार्टनरशिप है सिंध हुकूमत के साथ और ये 17 साल पहले वजूद में आई थी और पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट है। मैं इसको देखती हूँ और 25 से ज़्यादा जेलों में हमारा सूबाई। अच्छा हया, मुझे ये भी बताइएगा, आप मुझे ये भी बताइएगा हया कि आपने ये मेंशन किया आपने कुछ इंटरव्यूज़ में कि आप जो जेल में बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल, उनकी तालीम, उनकी परवरिश से मुताल्लिक भी कुछ काम कर रही हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए, जेलों में पहली बात मैं कहना चाहूंगी, हर वो शख्स जो है, चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग हो, आदमी हो, बच्चा हो, हर कोई जो है वो सजा याफ्ता नहीं है। बहुत से मासूम लोग हैं जेलों में। हमारे 18,000 की आमद है, उसमें 15,000 ऐसे लोग हैं जिनके मुकदमे अभी चल रहे हैं, उनको सजा नहीं लगी, तो दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ बेगुनाह या बेकसूरवार लोग हैं वो बच्चे हैं जो अपनी माओ के साथ आते हैं। और आप सोचिए कि वो क्या कश्मकश होगी, क्या सोच रही होगी माँ कि वो कहीं छोड़ नहीं सकती कि उनकी जान को खतरा है कि वो बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आती है। या मेरी आंखों के सामने पिछले 10 साल में चंद बच्चे जेलों में भी पैदा हुए हैं, तो वो उनकी जब आंख खुली तो उन्हें सिर्फ जेल देखी, वो गाड़ी देखी पुलिस की जो उनको कोर्टों में, कचहरियों में, पेशियों पे लेके जाती है, और वो बच्चों ने यही रियलिटी देखी है। तो उनके साथ हमने काम करने की कोशिश की। 2015 में एक स्कूल बनाया गया कराची जेल में और अब वो हैदराबाद में भी है। देखिए, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म खला में बेहतरी ला सकते हैं, भर सकते हैं उसको। तो हमने एटलीस्ट एनवायरनमेंट को गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ थोड़ा मैं कहती हूँ बेहतर बनाने की कोशिश की। आज़ादी है, लेकिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, बट ये बहुत नाइंसाफी है इन बच्चों के साथ। जी यकीनन यकीनन। एक छोटी सी ब्रेक लेने के बाद हमने इन खवातीन से पूछना है कि ये लोग क्या समझती हैं, क्या आज का पाकिस्तान और पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कितना सेफ़ है इकनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर और ख्वाजा सराओं के लिए। एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं। जनाब, आज का पाकिस्तान किस डायरेक्शन में है? क्या हमारी जो पैनलिस्ट हैं, ख़वातीन पैनलिस्ट, ट्रांसजेंडर पैनलिस्ट, क्या वो मुतमईन हैं ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर आज जो पाकिस्तान है? सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी रोशाने, क्या समझती हैं कि आज वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है ख़वातीन के लिए?
अलीना, मेरे ख्याल से पहले तो थोड़े अदाद शुमार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा ख़राब होगी औरतों के लिए, क्योंकि जब वो घर में बंद हुई हैं, जब उनको एक्सेस जो रसाई है वो और भी कम हो गई है रिसोर्सेज से, और उनके कारोबार भी बहुत से के नहीं चले, तो तशद्दुद जो है घर वाला डोमेस्टिक वायलेंस वो तो बहुत बड़ा है। एक रिपोर्ट बताती है कि 85% ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान में वो किसी ना किसी फॉर्म में हरासा हुई हैं या उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। आज का दिन जैसे ढलेगा, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, लेकिन 11 ख़वातीन हैं स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो रेप, एक्सट्रीम तशद्दुद या वायलेंस का सामना करेंगी आज पाकिस्तान में। तो इस वक्त अगर हम ये कहें कि सूरत हाल अच्छी है, ये तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो अगर लॉज की बात की जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट आई है, उसमें ऑब्वियसली कुछ तब्दीली पीनल कोड में डाली गई है जिसमें सज़ाएँ इन्हांस की गई हैं, लेकिन लॉज के हवाले से देयर इज़ अ लॉ जो हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस वाली है कि जो काम पे औरतें जाती हैं वो हरासा ना हो। तो लॉज तो अब हमारे, हम ये कह सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लॉज के हवाले से है, लेकिन कन्विक्शन रेट्स बहुत लो हैं। अगर आप रेप और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो 3% से भी कम है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ बेशक कानून साजी है, लेकिन किस तरह से दरमियान में मराहिल हैं, पकड़ने से लेके उनको सजाएं दिलाने तक, इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। मैं आपके पास वापस आती हूँ रोशाने, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ हम जो टीवी का मीडियम है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अवेयरनेस एज वेल, क्योंकि बात होना भी बड़ा जरूरी है। सोनिया, आप क्या समझती हैं, क्या ख्वाजा सराओं के हवाले से खास तौर पर बेहतरी आ रही है जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है? ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ बेहतरी आ चुकी है, और लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें चेंजिंग की ज़रूरत है। अगर आज से 10-12 साल पहले पीछे चले जाएं, 10-15 साल पहले जब ये सफ़र मैंने शुरू किया था, तो उस वक़्त तो बिल्कुल भी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को तो बिल्कुल ख्वाजा सरा एक मज़ाक के, इसके अलावा एक एंटरटेनमेंट के सामान के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि अब 2018 का जब हमारा कानून पास हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज होती हुई देखी, बहुत सारे हमारे लॉज जो हैं वो बने। लेकिन प्रॉब्लम इस डैट के दुख इस चीज़ का कि हमारे शायद ये मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे कानून तो बन जाते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और हम लोग अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि टीवी मीडिया जो है इसका बहुत किरदार है और ये किरदार अदा कर सकता है। मतलब आप लोग कंपेन्स चला सकते हो ख्वाजा सराओं की रिस्पेक्ट के हवाले से, आप लोग अपनी टीवी मीडिया के ड्रामास वगैरह में दिखाते हैं सोनिया, तो आप उससे सेटिस्फाइड हो, मुतमईन हो जो रोल इस दिखाया जा रहा है टीवी ड्रामास में ख़वातीन का, ख्वाजा सराओं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो बल्कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगी कि ख्वाजा सराओं को एक मज़ाक बना के पेश किया जाता है। आप हमेशा एक नेगेटिव इमेज क्यों देते हैं? आप पॉजिटिव इमेज उनका क्यों नहीं दिखाते? ख्वाजा सरा सिर्फ सड़कों वाले ही नहीं है, हाँ वो ख्वाजा सरा हैं, हम मानते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन एक एम्पावर्ड क्लास भी है, एक एलीट क्लास भी है, एक ए क्लास भी है। अब उन लोगों का टेन्योर क्यों नहीं दिखाते? उन लोगों का जो है वो सिनेरियो, वो स्ट्रेटजीज क्यों नहीं दिखाते कि वो जो अच्छे काम कर रहे हैं? हमेशा आप किसी भी टॉक शो में देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपने भी देखा होगा, उसमें ख्वाजा सरा को सिर्फ एक मजाक की शक्ल बना के पेश कर दिया जाता है। उससे मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। सोनिया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं। के पास लेके आना चाहूंगी, क्या ख़वातीन का पोर्ट्रेयल, ख्वाजा सराओं का पोर्ट्रेयल हमारे ड्रामाज में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पंसोटा साहब की सरबराही में एक बहुत अच्छा भी ऑर्डर दिया है, फाइन मेरे ख्याल से 1 लाख है। तो हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने होंगे ना कि इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है, लेकिन इसके अंदर मैं ये कहूँगी कि हम सेंसेशनलाइज बहुत कर देते हैं चीज़ों को और हम सिस्टेमिक चेंज की बात नहीं करते। हम नूर मुकद्दम का केस बहुत हाईलाइट हुआ था, ज़ैनब का केस, मोटरवे का केस हुआ था, लेकिन फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद वो बात खत्म हो जाती है और सिस्टम वहीं का वहीं रह जाता है।
तो ये हमें मैक्रो लेवल चेंज और जस्टिस सिस्टम में अभी आई थिंक बहुत अभी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। हम कोविड में देख लें, हम जेल जा नहीं सकते थे, 6 माह तक केसेस मुलतवी हो रहे थे और हम अभी तक उस एरा में हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग की पुकार नहीं है। अगर ई हियरिंग्स होती तो कितने, और उन्होंने जैसे कहा कि रेप केसेस में कन्विक्शन लो है, यहाँ तो केसेस। अच्छा, मैं क्विकली चाहती हूँ क्योंकि हम टीवी ड्रामास की बात कर रहे हैं, तो मैं रोशाने से भी मैं रोशाने से भी ये चीज़ पूछूं कि रोशाने, आपने बड़ा काम किया है और आपके कुछ प्रोड्यूस्ड ड्रामाज जिन्होंने एक सीलिंग ब्रेक की है, तो कहा यह जाता है कि हम तो वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, ये स्टीरियोटिपिकल रोल्स लोग देखना चाहते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अलीना, मेरा तो इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर आप लोगों को कम स्टैंडर्ड की चीज़ देंगे तो वो उसके आदी हो जाएंगे। तो जब तक आप उनको टेस्ट नहीं करेंगे, और मैं आपको बता सकती हूँ, जब हम उडारी बना रहे थे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा इस मौजू पे आप ड्रामा मत कीजिए क्योंकि ये तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं है, ये तो ऐसी बात है जो हमारी ऑडियंस नहीं सुनना चाहेगी। तो हमने उसको थोड़ा शुगर कोट ज़रूर किया, उसमें 2 ट्रैक्स डाले, म्यूज़िक भी डाली, उसको हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एड्यूटेनमेंट, एजुकेट भी करें, लोगों को तालीम, उनको शऊर भी दें और साथ उनको एंटरटेन भी करें। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हमें दिखाने की बहुत ज़रूरत है। औरत को हर वक्त मजलूम दिखाना, उसको पिटता हुआ दिखाना, या उसको ऐसा दिखाना कि वो चालाक है और वो सास बहू का एक जो ट्रायंगल है या उसी नेक्सस में ही रहे, लोग इस तरह की स्टोरीज अब नहीं चाहते। और हमें ज़रूर हमारी जिम्मेदारी कि पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू गाइस, बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज आप तीनों को हमने यहाँ इसीलिए दावत दिया है कि आपको देखें, आप लोगों को सुने, आपकी बातों से इंस्पिरेशन हासिल करें, खासकर ख़वातीन, ख्वाजा सराब, वो लोग जो कि अपने आप को मार्जिनलाइज समझते हैं और समझते हैं कि शायद हमारी आवाज़ कहीं दब सी गई है। तो जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज़ादी जो हमें मिली है, ये गनीमत है और इसको पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाइए। और आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप जो चाहे कीजिए कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए, और अपना नाम बनाइए, अपने आसपास वालों को उभारिए, उनको उठाइए। जनाब, आज़ादी बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।